हाय डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। पिछले सीरीज वीडियो की भांति मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपके लिए लेकर आया हूं दरोगा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल पत्र। तो हम लोग देख रहे थे 11/3/2018 में पूछे गए प्रश्न के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न हमने 50 क्वेश्चन देख लिया था, जिसमें कुछ फैक्ट्स भी थे, उनको भी हमने साथ साथ कवर किया था। और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अगले 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं कि जैसे हमने कल ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था 50 क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसमें है कुछ फैक्ट्स की सुषुप्त ज्वालामुखी जो है क्या होता है, यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो काफ़ी समय से क्या है उत्पन्न होने की संभावना बनी, शांत है लेकिन उद्गार होने की संभावना बनी है। इसमें इम्पोर्टेंट्स है कि याद रखना है इसमें, जैसे हमारे भारत में है नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर में, जो क्या है सुषुप्त ज्वालामुखी का एक प्रकार है। शांत ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि उद्गार होने की संभावना होती ही नहीं है, उद्गार होने की पूर्णतया समाप्त हो जाता है, संभावना जो है समाप्त हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल हमको याद रखना है क्या, पोप है म्यांमार में है, एकांकागुआ दक्षिण अफ्रीका में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में है। ये सारे के सारे जो शांत ज्वालामुखी का प्रकार है उसको हमको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। तो प्रार्थना समाज की डिमांड्स क्या क्या थी, उद्देश्य क्या क्या था। तो हम देखेंगे कि इसमें लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, यह प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं था, यानी मांग नहीं था। क्या क्या था, तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था और अस्पृश्यता की समाप्ति थी। अब जानेंगे हम कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब, 1869 में। महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। ठीक है, 1869 में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे और 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें था कि प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था। हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। बाल विवाह, प्रथा प्रथा, बहुविवाह, जाति पति आदि का विरोध किया गया था और स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया गया था। महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा प्रसार के लिए 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका जो आंसर है पारादीप बंदरगाह, यानी अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था। ठीक है, दूसरा पोत गुजरात वाडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और चीन क्या है, दूसरे नंबर पे। अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, सामुद्रिक जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 139 छोटे बंदरगाह है। कांडला यानी वर्तमान में दीनदयाल नाम हो गया, उसका बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, तो एक जवारीय बंदरगाह है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में स्थित जवारीय बंदरगाह है। कौन सा, तो कांडला, जिसका नाम अब हो गया है दीनदयाल। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो भारत के ये बने थे 14वें राष्ट्रपति। अब हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है कौन, डॉक्टर द्रौपदी चंद्र मुर्मू है, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसके साथ ही हमको तथ्य याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, यानी 2 सेशन के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। अब क्या करना है, यहाँ पे हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, इसको हमें मिलान करना है। तो मिलान आसानी से कर सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हड़प्पा स्थलों के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि लोथल जो है कहाँ है, तो गुजरात में है। यहीं पे क्या पाया जाए, गोदीबारा कहते हैं यहाँ पे, या लोथल क्या है, बंदरगाह था। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, रोपर कहाँ है, तो ये है पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये हम देख लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा
इसमें ही क्या बोलते हैं, थोड़ा हम लोथल नदी अब डिटेल में थोड़ा जान लेंगे कि लोथल किस नदी किनारे। हमने देख लिया कि लोथल गुजरात में तो स्थित है, लेकिन किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे। इसमें ट्रिक होता है दोस्तों कि लोभ याद रखना है, लोथल भोगवा, लोभ हो गया, ठीक है। अगला है कि इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, तो लोथल को। रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के कारण है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन ही स्थल है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पे ग्रिड पद्धति से खेती की जाती थी, जिसका साक्ष्य हमें मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन के अनुसार जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए में कि उद्देशिका एवं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। यहाँ पे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है इसका, ठीक है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है, वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है, ठीक है। इसमें और सारी भी बातें हैं, तो हम संशोधन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूल ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके वैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। आगे है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे। तो पेटेंट के संबंध में जो कथन सही है वो है कि पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है। पेटेंट की अवधि कितने साल के लिए, तो 20 साल के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं होती है। ये कथन सही क्या है, नहीं है, ठीक है। जो सी वाला ऑप्शन था वो इसमें सही नहीं है। इसका जो अवधि होता है 20 साल के लिए होता है, न कि अनंत समय के लिए, ठीक है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रण जनरल के कार्यालय द्वारा प्रसारित किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। किसके द्वारा, तो नियंत्रक जनरल के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है। यह किसके अनुसार काम करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार कार्य करता है। पेटेंट एक अधिकार है, यह किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं कर सके, ठीक है। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पेटेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। आगे है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। क्या लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र कहाँ का है, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से है, ठीक है। किस किस राज्यों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो बोला गया सॉरी किन किन देशों, चीन, भारत, नेपाल ऑप्शन के अनुसार। तो हम देख सकते हैं कि तिब्बत यानी जो चीन के कब्जे में है, भारत और बांग्लादेश में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथीमारी, भरेली, ठीक है। ये किन साइड की है, तो दाईं ओर की। अब हम बाईं ओर की देखेंगे सहायक नहीं, तो लोहित है, दिबांग है, सिकांग है, बरही है, बूढ़ी, दिहंग है, धनश्री एवं बराक है, ठीक है। तो इन सारे नामों को आपको याद रखने की जरूरत है। लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये जो है असम में है, और ये जो माजुली द्वीप है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप भी है, ठीक है। भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है। तो किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र। किन नदियों के संगम पे, तो लोहित और दिहांग नदी के संगम पे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है, शोधक होता है। नामचा बर्फ परत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। ये सारी बातों की चर्चा हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में कर ली थी। एक और बात इसके बारे में है कि बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, जमुना के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन है चीन, बर्मा, ताइवान, भूटान। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा ताइवान है, कि ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। चीन, बर्मा, भूटान तो लगता है, बर्मा यानी म्यांमार। तो ये हम देख सकते हैं। इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स, जैसे चीन से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, इसको भी हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में देख लिया था, लेकिन फिर से एक बार और देख लेंगे चीन से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो चीन से लगने वाले जो राज्य हैं वो है कौन? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। और म्यांमार से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये सारे के सारे राज्य किससे लगते हैं? तो ये लगते हैं म्यांमार से। आगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। किसमें है कि भूटान से लगने वाले कौन कौन से हैं? तो भूटान से लगने वाले लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं वो किससे लगते हैं? तो भूटान से। अंडमान और निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये कब तक थे? तो 2017 तक ही थे, लेकिन अब क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। तो इस करेंट को हमें देखने की जरूरत नहीं है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो द कोलिशन ईयर्स इंपॉर्टेंट किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं प्रणब मुखर्जी, जो हमारे देश के क्या रह चुके थे? राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं कि ये कौन से राष्ट्रपति थे। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक था। उन्होंने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी। कौन? मनमोहन सिंह ने। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद एवं प्रमुख राजनेता थे। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की कथा है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी की कथा क्या है? तो बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके माध्यम से। इसमें हमने डिटेल देख लिया। और वेंकैया नायडू जो क्या है? भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इनका भी एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में कथन दिया हुआ कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तो ये कथन क्या है? ये कथन हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में दिया हुआ कि ए बी सी तीन, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। मतलब सारा के सारा कोई भी हो, या वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम पब्लिक हो, तीनों का मत एक इक्वल माना जाता है। हम डेमोक्रेसी का डिफिनेशन तो जानते ही हैं कि लोकतंत्र जो होता है, अब्राहम लिंकन द्वारा ये क्या बोलते हैं, परिभाषा दिया हुआ है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन का कथन है, इन्होंने ही ये परिभाषा दी थी लोकतंत्र की। भारत जो है लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ पे जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, ठीक है। भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करता है। तो ये हम देख लिए लोकतंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके रूप में? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। भारतीय जो वित्त वर्ष है कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाती है। मतलब अगर वार्षिक प्रतिशत में क्या हो? वृद्धि हो, तो वो है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, ठीक है। अगला हम स्लाइड पे देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो इस सब बारे में आप लोग जानते होंगे, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सबके सब जो है यूएसए का डॉलर है, जापानी का येन, ब्रिटिश का पाउंड, चीन का युआन, यूरोपीय संघ का यूरो। तो उपयुक्त सभी यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूनान, यूरो एसडीआर बास्केट बना है, ठीक है। जिस विशेष आहरण प्राधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश कौन कौन से हैं? तो आईएमएफ में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी किसकी? अमेरिका 17.46,
जापान 6.48, चीन 6.41, भारत 2.16। भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब ऐसे स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट एरिया, हॉटस्पॉट एरियाज कहलाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है, तो जातीय बहुतायता होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया कि वहाँ कम से कम 0.5 या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों। तीसरा है कि 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो। ठीक है, हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स यानी ब्रिटिश 1988 में भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थित हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थित हैं। कौन कौन है, तो हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है और पश्चिमी घाट है और चौथा है सुंडा लैंड। पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा बताया गया है कि यह क्या है, किसके किसके बीच, ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिमी घाट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान क्षेत्र शामिल है। किसमें, तो पश्चिमी घाट में शामिल है। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसे हॉट स्पॉट का भी दर्जा दिया गया है। किसको, तो पश्चिमी घाट को। ठीक है, फिर बोला गया कि इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। ठीक है, यह मालावर के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा वन पाया जाता है वहाँ पे, तो आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। किस घाट में, तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लैटेराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। फिर गंगा के मैदान के बारे में जानेंगे। तो इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पतियों एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुए एवं मछलियाँ आदि जंतुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा विटामिन के। तो विटामिन के और जितने भी विटामिन हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा फैक्ट जान लेंगे। तो विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। जब शरीर में क्या होती है, चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनने के लिए यह आवश्यक होता है। चोट लग जाए या कट जाए, जब ब्लीडिंग होने लगती है तो वो ब्लड को ये क्या करता है, विटामिन के थक्का जमाने में मदद करता है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, तो रक्त स्रावरोधी पदार्थ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब विटामिन को के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी, पनीर जो होंगी क्या होंगी, तो विटामिन के सोर्स होंगे। ठीक है, यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विटामिन के किसके निर्माण में भाग लेता है, तो यकृत के यानी लीवर के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। अब है विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। यह अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है और वसा में घुलनशील है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जितने भी विटामिन हैं उसमें विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है, और बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सब के सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो यहाँ विटामिन ए जो है वो क्या है, तो वसा में घुलनशील है। जंतु के यकृत एवं आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में एवं आंत्रिय श्लेष्मा में संचित रहता है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या क्या है, तो दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। विटामिन ए हमने देख लिया। हाँ, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अब कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधिक नामक बीमारी होती है। ठीक है, अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करता है। किससे संश्लेषण होता है विटामिन डी का, तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कहाँ स्थित होता है,
तो स्किन में यानी त्वचा की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। इसके थ्रू किसका संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का। ठीक है, यह क्रिया कब होती है? तो सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से यह क्रिया होती है। विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। तो विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है हमें? तो मक्खन से, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली, तेल इत्यादि से मिलता है। अब विटामिन सी के बारे में जानेंगे। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से मसूड़े फूलने लगते हैं। अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों का कमज़ोर होना इत्यादि बीमारी होती है। तो जनरली जानता है लोग कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्कर्वी में क्या क्या होता है? मसूड़े फूल जाते हैं, अस्थियों के चारों तरफ क्या होता है? रक्तस्राव होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, अस्थियों का कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, इसका मुख्य जो स्रोत है वो कौन कौन से? नींबू, नींबू वंश का फल, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे, टमाटर हो गए, आंवला हो गए, खट्टे पदार्थ, ये सब के सब किसका स्रोत हैं? तो विटामिन सी के स्रोत हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हम तो गर्मियों में गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला गया? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? लोएस मृदा, यानी लोएस मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो लोएस मृदा जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों के बृहद जमाव को कहा जाता है। तो यहाँ हम स्पष्ट कर सकते हैं कि लोएस जो मिट्टी होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों के कहाँ? तो बाहर पवन द्वारा उड़ा के ले गए धूल और मिट्टी के महीन कणों के जमाव को क्या कहा जाता है? बड़े से जमाव को लोएस मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो मैदान बनता है उसको लोएस का मैदान कहा जाता है। ठीक है, यह काफ़ी क्या होता है? उपजाऊ होता है। ठीक है, दोमट मृदा के बारे में जानें। तो दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। तो कौन सा मृदा? दोमट मृदा। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है, जिसके कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में इसमें गहन कृषि की जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसमें है बलुई मृदा के बारे में बताया गया है। तो बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, ये रेतीली से बजरी युक्त और लवणीय होती है। तो बलुई मृदा कैसी होती है? बजरी युक्त होती है और लवणीय होती है। ठीक है, इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में किया जाता है। यानी पूछा जाए कि पश्चिम रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कथन है कि आम्बी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट एक 3 भी है कि सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो यहाँ हम आंसर के अनुसार देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी पहला वाला ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है। तो पहले वाले ऑप्शन में था कि क्या था कि 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आम्बी यानी जो तक्षशिला का राजा था उसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ठीक है, अगर इसके बारे में और फैक्ट जान लेंगे। सिकंदर मकदूनिया के शासक था। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक? मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। पूछा जा सकता है कि सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, या सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का। सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप द्वितीय का। कहाँ का शासक का, तो मकदूनिया का। ठीक है,
वह विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर जो है विश्व विजय करना चाहता था। इसी विजय के दौरान 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंद कुश पर्वत खैबर दर्रे से होते हुए भारत आया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि जो सिकंदर था वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से। ठीक है, किस पर्वत के, तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से उसने क्या किया था, भारत में प्रवेश किया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा था। पोरस राजा था जिससे युद्ध हुआ किसका, सिकंदर का, जिसमें सिकंदर जो है पोरस को पराजित कर देता है। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसको याद करना है कि हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी, यानी झेलम नदी पर जब पोरस से सिकंदर का सामना हुआ तो उसमें पोरस पराजित हो जाता है। उसके बाद सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए इनकार कर देती है। आगे उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला और शासक आम्भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अभी हमने देखा कि आम्भी ने क्या किया था, सिकंदर का स्वागत किया था, लेकिन उसके भय से भयभीत होकर आम्भी भी क्या किया, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का भी वचन दे दिया। 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से जान लिया सिकंदर के बारे में। अब आगे हम देखेंगे कि इंडिया आफ्टर गांधी। क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है रामचंद्र गुहा है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता जो कौन है, भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा है। ठीक है, डेविड ग्रासमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास ए हॉर्स वाल्कस इनटू बाय के लिए दिया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आगे हम देख लेते हैं कि क्या प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन 25 जुलाई 2017 को हो गया। तो आगे हम देखेंगे कि उनका जन्म जो हुआ था किनका, तो प्रोफेसर यशपाल का 1926 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। उन्होंने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया, उसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, 2009 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। किसको, कलिंग सम्मान। ठीक है, कलिंग सम्मान को विज्ञान क्षेत्र में सर्वोच्च सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यशपाल अ लाइफ ऑन साइंस एक पुस्तक में उनकी जीवनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमनिटी फ्रॉम इंडिया में बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, कुछ शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है और योगा शामिल है, लेकिन असम का जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार बिहू है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम जानेंगे थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से। भारत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICS के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, मंच कलाओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, बोलियों, चित्रों और लेखन का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है। कौन, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। भारत में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा है, तो वैदिक जप की परंपरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रमन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ को हम देख लेंगे। रमन हमने देखा। फिर धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, मुदी नेव अनुष्ठान के केरल नृत्य नाटक। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध जप, और इसमें इम्पोर्टेंट जो है हमारा है कि नवरोज़, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा कलकत्ता का जो है ये काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योग भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है कि 1926 में नौजवान
भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका हम स्पष्टता आंसर देख सकते हैं कि भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। वर्ष 1928 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। ठीक है। यानी नौजवान भारत सभा को 1928 में क्या नाम दे दिया गया? उसको विलय कर दिया गया उसका किसमें? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में उसका विलय कर दिया गया। ठीक है। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। ठीक है। बी.डी. सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों का सजा हुआ था। ठीक है। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। और जतीन, जो ऑप्शन में था हमारा, कि जतीन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही थे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए। अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यवहारिक जीवन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया था उसके बारे में भी हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को ... के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो पर्यटन का सतत विकास के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है अलबर्नी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अलबर्नी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाउ ने अलबर्नी इंडिया एन अकाउंट ऑफ अ रिलीजन नाम से किया। तो किस पुस्तक का अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में? तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद कहते हैं, इसका नाम दिया गया है। ठीक है। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो एडवर्ड सी सचाउ ने किया है। किस नाम से किया है? तो अलबर्नी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से अनुवाद किया है। इस पुस्तक में जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया गया है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। इनमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। ठीक है। तो अकबरनामा किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेंगे कि दारा शिकोह जो था कौन था? तो दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन के उत्तराधिकार थे, लेकिन औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल में बंद कर दिया था। ठीक है। इसकी पहली पुस्तक सफीनात अल औलिया है। अन्य रचनाएं कौन कौन थी? तो सीर अकबर या महान रहस्य, जो उपनिषदों के 50 अध्यायों का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। सिर्फ इसका ये बैंक का नाम जो है तो इक्विटास लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना जो है वो अंतरपीढ़ीय साम्य अवधारणा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है। ठीक है। कि ये जो दिया हुआ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसमें उम्र क्या क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं कि ब्रह्मचर्य जो होता है वो जन्म से लेकर कहाँ तक? तो 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन कब का होता है? तो 25 से 50 वर्ष की आयु होती है। वानप्रस्थ कब होता है? तो 50 से 75 वर्ष की आयु। और संन्यास की आयु कब होती है? तो 75 से 100 वर्ष की आयु। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीतिक शास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। ठीक है। हिंदू समाज में जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली बार
4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार किसमें मिलता है? तो जाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, उम्र के चारों आश्रमों का जो विभाजन है पहली बार किसमें मिलता है? तो जाबलोपनिषद में मिलता है। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, शिक्षाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म मानते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में और हम डिटेल से। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे गृहस्थ आश्रम। तो इसमें क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतान उत्पत्ति, पंच महायज्ञ आदि। वानप्रस्थ में गृहस्थ आश्रम की समाप्ति और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसमें व्यक्ति संयमित, त्यागमय, विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार अनुशासन में बद्ध जीवन यापन करने का स्वभाव शास्त्र देते हैं। इसका उम्र 50 से 75 होता है। संन्यास आश्रम 75 वर्ष के बाद की आयु है, यानी 75 से 100 वर्ष की आयु है। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक संसार से दूर एवं जितेंद्रिय की स्थिति प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भिक्षुक, यति, परिव्राजक आदि शब्द सन्यासी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर होगा वो चारों के चारों, यानी बैटरी, स्प्रिंग, संपीड़ित वायु, संधारित्र, सबका इस्तेमाल ऊर्जा संग्रहण के लिए हम कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से और जानेंगे। संपीड़ित आयु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल और वॉच। इसका उदाहरण तो संपीड़ित वायु। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलादार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पुनः वापस प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने में किया जाता है। बैटरी ऊर्जा संग्रहण, तो ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण में सामान्यतः रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका प्रयोग हम मोबाइल फ़ोन में अक्सर करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है। क्या संरक्षित रखी जाती है? तो ऊर्जा, और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोटरों में, छत के पंखों, कूलर की मोटर इत्यादि में किया जाता है। आगे है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा। इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, तब कहलाएगी कौन सी कंपनी? तो ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानी जाएगी। ये कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर की सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। इस प्रकार की कंपनियों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती है, पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है, लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार आदि। इन कंपनियों के शेयर अर्थात ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग होती है। तो हमने देख लिया ब्लू चिप कंपनियों के बारे में, डिटेल से पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवारी का प्रयोग जो है किसके द्वारा? तो भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। इसमें क्या होता था? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भूभाग पर यह लागू था, यानी ब्रिटिश भारत में ये 51% भूभाग पर लागू था। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। 1820 से 27 में जब मुनरो ने मद्रास का गवर्नर बनकर संभाला शासन, तो रैयतवारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इसमें क्या होता था कि प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई थी। ठीक है, लगान शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी।
यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी के रैयतवारी व्यवस्था वर्ष 1825 में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया था। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ये जो क्वेश्चन है और 6वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महालवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने, तो हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कब? 1819। ठीक है। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण है तो गांव या गांव के समूह या महाल को इकाई माना जाता था। ठीक है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। महालवारी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। कौन सी व्यवस्था, तो महालवारी व्यवस्था। यहाँ पे और हम देख लेंगे अगर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में दिया गया हो तो। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू की थी। ठीक है। तो 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कौन चालू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसका अन्य नाम क्या क्या है, 1793 में तो लागू हुआ था। ठीक है। लेकिन अन्य नाम ये याद रखना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था भी उसे कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता था, तो जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष भाग यानी 89% भाग कंपनी को उसमें जमा करना रहता था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों भूमि व्यवस्था के बारे में जान लिया, भूमि कर के बारे में जान लिया। तो निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, तो आग्नेय चट्टान कौन नहीं है, इसमें तो सेल नहीं है। पेरिडोटाइट, स्कोरिया, ग्रेनाइट, ये सब के सब क्या है, आग्नेय चट्टान है। लेकिन जो सेल जो है या क्ले कहते हैं उसे, वह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टान के निर्माण के अनुसार, निर्माण विधि के अनुसार चट्टान को कितने भाग में, तो 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान एवं तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, ये इसके बारे में जान ले। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के जमने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पिच स्टोन और प्यूमेंस इसका एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान जो होता है चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। अधिकतर जो जीवाश्म एवं खनिज तेल होते हैं वे सब के सब किस में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग में अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका संयोजन मात्र 5% है। अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खरिया, जिप्सम, डोलोमाइट। अब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो है कि उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टान के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या क्या है, तो हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट इत्यादि इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने चट्टान के तीनों प्रकारों को देख लिया। अब
अब रूपांतरण कैसे होता है चट्टानों का देख लेते हैं। रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण, यानी आग्नेय चट्टान वो बदलते हैं रूपांतरित चट्टान में। तो कौन है? तो ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, और बेसाल्ट बदल जाता है किसमें? एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है। और देखेंगे हम कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। तो अवसादी चट्टानों का रूपांतरण क्ले एवं सैल किसमें बदलता है? स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट आईसीसी, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है इसमें? तो कागज का जलना है इसमें रासायनिक क्रिया का परिवर्तन का उदाहरण है। नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनाना, ये क्या है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा परिवर्तनों के बारे में अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की संरचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। यानी क्या बोला गया कि अणुओं की रचना में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ बनेगा, और इसका जो गुण होगा वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो लोहे में जंग लगना, दूध से दही का जमना, मोम का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, आटा से रोटी बनाना, ये सारे के सारे जो है किसके एग्जाम्पल है? तो रासायनिक परिवर्तन के। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पदार्थ की अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ में कुछ विशिष्ट गुण हो, जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये हमें ध्यान रखने योग्य बात है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, भले ही उसका सिर्फ भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होगा। कुछ भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग को खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GB पर सेकेंड तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। इसका आंसर है मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। तो इसका हम आंसर देखते हैं कि आखिर इसका आंसर है क्या। तो इसका जो आंसर है क्या? तो अंतर्राज्यीय परिषद, यानी आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन इसके सदस्य होंगे? तो प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस राज्य के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में इतना डिटेल काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरी नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं। एक और इसमें स्टेटमेंट है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था, जो कब 1950 में लागू हुआ था। योजना आयोग के बदले में अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया, कब से? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ और एक बात है कि संविधान के अनुच्छेद
79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन एवं स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम स्थायी सदन कहते हैं। क्वेश्चन है कि कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो इसका जो आंसर है खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रहा है। ठीक है, तो पहले चरण में IIT खड़गपुर में 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में बढ़ाकर 100 कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, तो ये भी मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हमें जानने इसके बारे में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम देख सकते हैं इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रवमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा नगर जो है, हड़प्पा स्थल जो है वो किस पंजाब प्रांत में है? कहाँ? रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? जानते हैं, दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में की थी। सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। यहाँ पे विशाल अन्नागार, बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी था। सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो पाया था। ठीक है, सरस्वती नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बस्तियां सरस्वती नदी किनारे बसे होने का प्रमाण मिला है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदीतमा कहा गया। ठीक है, कुछ भूगोलवेत्ता घग्गर एवं सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, KNO2 रासायनिक सूत्र है। KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो हम स्पष्टता देख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO2 होता है। इसके साथ ही जान लेंगे हम कुछ और तत्वों के नाम, पदार्थों के नाम जान लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। AgNO3 सूत्र होता है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक के गुणों के कारण जाना जाता है। इसका प्रयोग घाव एवं जलन में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। ठीक है, इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी का सामान बनाने में यानी पटाखे बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, जिसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, सूत्र होता है AgCl। आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा और, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बोला गया यहाँ पे ये इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। एक रासायनिक यौगिक है। इस सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो होता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है, फंगस जो होता है स्वपोषी नहीं होता है, यह सही नहीं है। यानी पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतुओं तथा उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं, वह परजीवी के रूप में रहते हैं। यानी फंगस जो होते हैं क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में और जान लेते हैं कि अमरबेल एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी होती है। ये भी क्या है? परजीवी है। स्वपोषी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। जो सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल एवं कुछ जीवाणु जो होते हैं वे भी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं
कि आंशिक मूल परजीवी चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है जो दूसरे पौधों के मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेपेंथिज क्या होता है? तो यह मांसाहारी पौधा होता है। यह छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसी कुल का पौधा घटपर्णी है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के वर्गीकृत है। तो पूछा जाएगा कि कीटभक्षी पौधा कौन है? तो घटपर्णी जो है वो कीटभक्षी पौधा है, यानी मांसाहारी पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं बनाता है? नहीं है। तो वायु प्रदूषण कौन नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है, यानी वायु प्रदूषण ये नहीं फैलाती है। वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक सम्मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और भी अन्य गैसें इसमें शामिल हैं। ठीक है, इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम जो है क्या है? वायु प्रदूषक है। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है कौन कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब के सब क्या है? वायु प्रदूषक है। फिर नाइट्रोजन के यौगिक भी हैं, क्या है? वो भी वायु प्रदूषक है, जिसमें है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड और अमोनिया है। ठीक है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम यानी कणिकीय पदार्थ पार्टिकल मैटर और एसपीएम सब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निलंबित कणकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और हाँ, हाइड्रोकार्बन में अमोनिया जो है वो क्या है? वायु प्रदूषक है। ठीक है, अमोनिया वायु प्रदूषक होता है। अन्य वायु प्रदूषक तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड धूल तथा धुएं के कण एरोसोल्स जो है क्या है? वायु प्रदूषक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सुनहरी या गोल्डन चावल है, तो गोल्डन राइस क्या है? तो सुनहरी चावल जो है क्या है? तो एक जीन संवर्धित फसल है जिसमें विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति रहता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ है। अब गोल्डन राइस का क्या क्या लाभ है? तो यह भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। फिर क्या होता है कि निम्न वसा, निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जठर संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। अब इसके नेगेटिव टर्म क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है? तो ये है कि गोल्डन राइस जो है परंपरागत जैविक चावलों की किस्मों को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है। आगे और देखेंगे इसके बारे में, और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो गोल्डन राइस से भोजन की विविधता समाप्त हो सकती है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन कर देगा। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं स्थानीय समुदाय जो है, गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी जीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीएम गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया है। पूछा गया है क्वेश्चन कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम देख सकते हैं कि इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो कौन होता है? तो चैत होता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है, वह शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 से सरकारी परियोजना एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी।
मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त में पीएच जो होता है 7.4 से 8 तक होता है। यानी इसको ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 7.5 से 8 के बीच है, लेकिन जनरली जो होता है 7.4 माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम 7 और 8 के बीच में ऑप्शन आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच स्केल ओवरऑल हम समझेंगे कि पीएच स्केल पर 0 से 7 तक अंक व्यवस्थित रहता है, जिसमें अगर हम 7 से नीचे आते हैं तो विलयन जो होता है अम्लीय होता है, 7 पर होता है तो उदासीन होता है। मतलब जिस विलयन का पीएच मान 7 हो तो उदासीन होता है, और 7 से एबव होता है यानी 7 से जब ऊपर हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है क्षारीय। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर दंत क्षय आरंभ हो जाता है। ठीक है, यानी दंत अस्थि क्षय कब होता है? तो मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत अस्थि क्षय हो जाएगा। हम यहाँ पर मुख्य पदार्थों के, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान देख लेंगे। जैसे नींबू का 2.2 से 2.4 के बीच, सिरका का 2.4 से 3.4 के, शराब का 2.8 से 3.8 के बीच, टमाटर जूस का 4 से 4.4, बियर का 4.4 से 5, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, मानव मूत्र का 5.5 से 7.5, मानव लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का 7.3 से 7.5, और दूध का कितना होता है? 6.4 होता है। पुस्तक आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक रिजॉल्व के रचयिता कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? तो आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक रिजॉल्व, इसके रचयिता जो है कौन है? तो ऑप्शन जो हमारा है कि सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है रघुराम राजन जी, जो हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल कितना था? 2013 से 16। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में। अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य कई आंदोलनों में भाग लिया था। किसने? तो अरुंधति राय। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रहा हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो उपाय जो है वो क्या अपनाना चाहिए? तो हमें कि इस प्रकार की परिस्थिति में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, जब कोई अर्थव्यवस्था अस्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तब मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना चाहिए। तो मुद्रास्फीति जो होती है वो 2 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला है कि मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग से अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, और जब क्या हो लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे होती है? तो उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में और हम डिटेल्स में देखेंगे अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियाँ निम्न हैं। तो पहला जो है हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण एवं साख नीति, युद्ध जनित अनु उत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क व्यापार नीति एवं कठोर उद्योग नीति आदि। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या है? तो राजकोषीय उपाय है पहला कि संतुलित बजट बनाना, अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना। मौद्रिक उपाय क्या है? तो मुद्रा निर्गमन के नियमों का कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना, कठोर साख की नीति अपनाना। अगला क्वेश्चन है कि तेज क्या है? तो तेज जो है वो क्या है? तो गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। ठीक है, रेलवे में टिकट ई बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आईआरसीटी ऐप भी है, यानी तेज जो है गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम था। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है,
चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है। चंगेज खान एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशील और चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं इलबारी तुर्क था। ठीक है। जो इल्तुतमिश था कौन था, किस वंश का? सर्की वंश का था, इलबारी तुर्क था। उसका शासनकाल जो था 1211 से 1236 ईस्वी तक था भारत में। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में इसने शासन किया। कब से कब तक? तो 1211 से 1236 तक शासन किया। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। इसी के समय भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कब किया? तो 1296 से 1316 के बीच। खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। आगे है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने 1325 से 1391 तक शासन किया। तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर ए को ही नियुक्त किया था। कृषि के उन्नति के लिए किसकी नियुक्ति की थी उसने? तो अमीर ए को ही। आगे है सिकंदर लोदी। तो इसका शासनकाल 1489 से 1517। लोदी वंश का संस्थापक था। इसने आगरा नामक ये जो है लोदी वंश का शासक था, संस्थापक नहीं, आगरा नामक नवीन नगर 1504 ईस्वी में बसाया एवं 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यानी आगरा नगर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। कब? तो 1504 ईस्वी में, और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है। उसने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी आरंभ किया था। तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी की क्या की थी? स्थापना की थी। उसने किसके लिए? तो भूमि मापन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एनएफटीए के सदस्य हैं। तो एनएफटीए है क्या, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में भी जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, इसलिए इसे नाफ्टा कहा जाता है। ठीक है। नाफ्टा ने 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफ़ी सुगम नियम बनाए गए थे। ठीक है। वर्तमान में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते यानी नाफ्टा के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते यानी USMCA के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। क्या नाम दे दिया गया? अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता का नाम दे दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता, राइट टू प्राइवेसी, निजता को क्या बोलेंगे? राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण सम्मान पूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में यह अधिकार अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 21 में कौन कौन सा अधिकार है ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला जो अधिकार है जीवन रक्षा का अधिकार। ठीक है। दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है आश्रय का अधिकार, चौथा स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा सूचना का अधिकार, छठा प्रतिष्ठा का अधिकार और सातवां है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू स्पीक है। आगे है अनुच्छेद 14 में, तो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 20 में, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन का वीडियो इसी पर समाप्त होता है। तो अब हम अगले सीरीज को लेकर आएंगे, यानी अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए